अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। यकीनन ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए, मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और आप भी बताऊँगी। आपने पहले यहाँ से समझना है और फिर आपने बुक से एक बार रीड करनी है। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? इम्प्रूवमेंट का मतलब है बेहतरी। स्टेबिलिटी आपने लास्ट टाइम स्टेबल, इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल पढ़ा था, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम देखा था। आज हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी के लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी बॉडी को स्टेबल करने के लिए हम इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं। तो पहला मेन पॉइंट ये है कि ये स्टेबिलिटी, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी असल में डिपेंड करती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, यानी मेन फोकस आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही है। एग्जाम्पल है, अ बस इज़ अ स्टेबल और अनस्टेबल। अगर कोई बस स्टेबल है या अनस्टेबल हुई है तो वो डिपेंड करती है कि इसके ऊपर कितना लोड डाला गया है, या लोड नीचे बेस पे रखा गया है या ऊपर है बहुत ज़्यादा। आप खुद बताएं, अगर आप बेस पे, बॉटम पे उसकी लोड डालेंगे तो ये उल्टेगी, या आप उसकी छत पे जब डालेंगे लोड तो उल्टेगी। अब आप खुद बताएं, ये आगे आप बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, केस नंबर 1, हैवी लोड प्लेस एट द बॉटम ऑफ बस। अगर आप जो लोड है वो आप बॉटम पे रखें बहुत ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पॉइंट्स बता दिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिक्रीज होगा, बहुत कम होगा, लो होगा। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है लो तो इसका मतलब ये है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है। ये डिपेंड ही इस पे कर रही है, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड कर रही है। तो अगर तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है तो स्टेबिलिटी ऑलरेडी फिर हो गई अचीव। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था? वो ऐसा पॉइंट था जिसके ऊपर सारा का सारा बॉडी का वेट जो था वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो अगर तो हैवी लोड है बॉटम में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी लो हो गई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। केस नंबर 2 है कि हैवी लोड जो है वो मेटल, हैवी लोड, हैवी मेटल शीट प्लेस हुई है रूफ पे, छत पे। तो फिर क्या होगा, जो वहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे जो आपका इक्विलिब्रियम है, फिर वहाँ स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, फिर वहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, फिर वहाँ बस गिर भी सकती है। हाउ स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैन इम्प्रूव, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं सिस्टम ऑफ स्टेबिलिटी, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। बाय लोअरिंग, पहला मेन पॉइंट, मेन केस ये है कि पहले इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही कम कर दो। आपने स्टेबिलिटी आपको चाहिए तो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम कर दो, लोअरिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दूसरा पॉइंट है कि बाय वाइडिंग द बेस, यानी आप बेस को खुला कर दो। अब यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स अगर मैं लूँ, बड़ा बॉक्स, अलमारी है खाली, ठीक है, अब उसका वेट देखें, और एक जिस तरह हमारे पुराने दौर में पेटियाँ, ट्रंक होते थे बड़े बड़े, वो जल्दी गिरेंगे, या वो एक अलमारी खाली उसको धक्का दूँ और वो गिरेगी? तो जाहिर है जिसका जो है वो ज़्यादा जो है गिरेगी, जिसकी बेस ही छोटी है। तो जो बेस छोटी होगी वो ज़्यादा गिर जाएगी, और जिसकी बेस वाइड होगी, बड़ी होगी, वो नहीं गिरेगी। तो इस तरह भी हम स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा रेसिंग कार के जो व्हील होते हैं वो आउटसाइड के होते हैं, और उनकी बेस जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। ये जो रेसिंग गाड़ियाँ होती हैं, ये आपकी बुक में लिखा भी हुआ है, वहाँ से एक बार रीड कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो उनकी जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, खुली होती है, तो वो उनकी बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसकी ना एप्लीकेशंस आई हुई हैं कि एप्लीकेशन ऑफ स्टेबिलिटी इन रियल लाइफ में क्या, कहाँ कहाँ पे है। तो जो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो वाइडली यूज़ होता है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेसिंग कार्स में, बैलेंसिंग टॉयज़ में। तो ये आपने एक बार अपने बुक से रीड कर लेना है, सारा मैंने बता दिया आपको। रेसिंग कार में किस तरह उसके बड़े बड़े टायर बनाए जाते हैं, उसकी वाइड बेस बनाई जाती है। टॉयज़ में देख लीजिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट टॉयज़ वाला है। टॉयज़ आपको 3 किस्म के दिखाए गए हैं बच्चों के, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो नीचे रखा गया है। तो इस पैराग्राफ में फिर यही बात होगी कि द फिज़िक का मतलब है उनका स्टाइल बना हुआ इस तरह है। बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ टॉयज़ इज़ दैट स्टेबिलिटी, इसलिए वो स्टेबल रहते हैं और बैलेंस रहता है टॉयज़ में, क्योंकि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो बिल्कुल नीचे है, इसलिए वो इस तरह स्टेबल रहते हैं। अगर इनका ऊपर रख देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ये स्टेबल ना रहते। तो इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई है, तो ये आपने अपनी वर्डिंग में याद करना है, आसान वर्डिंग में। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशन मोशन। ये जितनी भी हैं इनके ऊपर जो है, जितनी वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, इनके ऊपर टॉर्क अप्लाई हो रहा होता है कहीं ना कहीं पे। तो यहाँ पे इसको आपने एक बार सिर्फ रीड कर देना है, इसमें बहुत आसान है।
नेक्स्ट आपको दिखा रहे हैं कि मोशन इन अ सर्कल, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कल में मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ इट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट के इक्वल होगी। टेंजेंट के डायरेक्शन, इसके टेंजेंट के, और इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। और फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन ऑफ मोशन के, और बड़ी यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है सर्कुलर पाथ में, वो ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है। ये आपको तब समझ आएगी जब आप सेंट्रीपिटल फोर्स वाला पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक इतना ही। अगर कोई मसला हो ज़रूर पूछेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ तक कोई मसला हो ज़रूर पूछिएगा, एक बार रीड कर लें बुक से, फिर यहाँ से समझ लें। फिर भी अगर कोई मसला होता है तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी, उसमें फिर कंप्लीट आपका बुक से आपको समझा दूँगी। कोई सजेशन देनी हो, कोई फीडबैक देना हो, दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।